इससे पहले तुम लोगों को जो हम लोग बता रहे थे वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व चल रहा था, लगभग लगभग उसकी चीज़ों को मैंने बता दिया था। अब इसमें एक चीज़ समझना है कि ऐसे कुछ कंडीशंस है जहाँ पर हम लोग देखते कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट करता है, एंड कुछ ऐसे कंडीशंस है जिसमें हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है। अब राइट एंड लेफ्ट का क्या मतलब है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये तो नॉर्मल था, ठीक है, ये नॉर्मल कर्व है। अब नॉर्मल के बाद अगर इधर हम लोग देखते कि उसके आगे जो चीज़ें जा रही है वो होगा राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। किधर कर रहा है? इधर। यहाँ से अगर ये नॉर्मल है जो रेड हम ले रहे, इसके इधर आ रहा तो शिफ्ट करेगा राइट शिफ्टेड हम लोग बोलते, इसके उधर जाएगा तो लेफ्ट शिफ्टेड बोल रहे। अगर हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, अगर एक लाइन सपोज समझने के लिए, अभी 60 पे यहाँ पर है और 60 से हम लोग यहाँ पर कर दिए इस तरह से, देखो इसका मतलब इस इधर क्या था, सैचुरेशन था, इधर था पार्शियल प्रेशर था। तो 60 यानी कि मान के चलो अभी 60 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 या भी कितना 60 mFAG एट 60 mFAG जब नॉर्मल होगा, मान लो जब अभी ऐसा है नहीं, बस समझने के लिए मैं क्लियर बता रहा हूँ इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली, जो बात अभी बता रहा हूँ सिर्फ ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो इस 60 के लिए हम लोग बात ये करेंगे जब नॉर्मल होगा, सेगमॉइड शेप होगा ग्राफ इसका, तो लगभग हम लोग देखते हैं कितना 70% जो सेचुरेशन है, कितना 70%। बट एट 60 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 60 ही होगा। जब राइट साइड शिफ्टेड की हम लोग बात करेंगे वहां पर सेचुरेशन कितना होंगे 30% होगा। कितना हो गया? 50% है ना, 50% यहाँ पर है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ग्राफ शिफ्ट करता है तो एक सेम पार्सल ऑफ प्रेशर्स पे जो सेम पार्सल प्रेशर होगा, अभी ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की हम लोग बात करेंगे, पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे सैचुरेशन अलग अलग हो जाएगा। हालांकि किसी व्यक्ति में, किसी भी इंडिविजुअल्स में अगर नॉर्मल होगा तो नॉर्मल होगा, दो एक साथ तो हो ही नहीं सकता है ना, ये दोनों ग्राफ राइट शिफ्टेड और नॉर्मल एक साथ होगा, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन समझने के लिए हम पता जब उसमें नॉर्मल रहा होगा तब इसी पार्सल ऑफ प्रेशर पे सैचुरेशन 70 होगा, लेकिन जैसे ही राइट साइड शिफ्टेड हुआ होगा तो उसी पार्सल ऑफ प्रेशर पे कितना हो गया 50 हो गया, और उसी पार्सल प्रेशर पे जब लेफ्ट से शिफ्टेड होगा तो सैचुरेशन क्या हो गया, बढ़ गया। सैचुरेशन से मतलब यहां पर हम सिंपल ऐसे बांट देते आसान समझने के लिए, 0 से लेके 100 है, 0 से 100 ये हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का सैचुरेशन हीमोक्सी उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो मान लो 30 है ना, 25 तक में एक हम 4 यानी कि टोटल 100% हीमोग्लोबिन अब 4 सीट है और चारों सीट फुल हो गया, तो मतलब 100% हीमोग्लोबिन क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। तो अगर उसको डिवाइड अगर हम कह रहे हैं तो लगभग कितने 4 से, तो 25% आएगा, 25 आएगा, 25 के बाद क्या आएगा 50, 50 के बाद क्या आएगा 75, 75 के बाद 100। तो इसका मतलब ये है, ऐसे समझो, अगर अभी हम समझने की कोशिश करें, समझाने की तुम्हें, अगर 25% सैचुरेशन अगर हीमोग्लोबिन बोल रहे तो मतलब उसके साथ एक ऑक्सीजन बाइंड है। अगर 50% अगर हम लोग बात करते हैं उसके साथ कितना बाइंड है, 2 बाइंड। अगर 75 बात करते तो लगभग 3 बाइंड। तो हम ये कह सकते हैं एट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट 60 पे अगर हम लोग बात करें, जब राइट साइड शिफ्टेड होगा तो 2 के आसपास लग रहा बाइंड होगा। जब नॉर्मल होगा तो लगभग 70, मान लो 75 हम मान सकते हैं ना, तो लगभग कितना 3 होगा। और जब राइट साइड शिफ्टेड होगा तो उसका मतलब ये हो गया, उस टाइम लेफ्ट साइड शिफ्टेड होगा तो उसका मतलब ये कि वहां पर लगभग 85 यानी कि अब 80 यहाँ पर हम लोग 100 यहाँ 85 आ रहा, तो लगभग वो मोर देन 3%, 75%, मतलब 3 से ज्यादा होगा, या तो 3 होगा या चौथा बाइंड हो रहा होगा। ऑलमोस्ट इस फेज पे हम लोग पहुंचेंगे। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि एक्चुअली हमने पढ़ा है अभी कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो एट द कैपिलरीज पे वो रिलीज कराता है। जब नॉर्मल ब्रेथ चल रहा होता है, कितना नॉर्मल ब्रेथ चल रहा हो तो नॉर्मल ग्राफ भी बनेगा। इसका मतलब है कि एट नॉर्मल पे आपका एक हीमोग्लोबिन रिलीज करता है। मैं बताया भी था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 में चेंजेस 100 से लेकर के कहां तक आता है, 40 तक आता है। और हमने कल आपको बताया था कि अगर 40 तक आता है तो लगभग शुरू के 50% ऑफ सैचुरेट डिसैचुरेट करने में मात्र एक हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो क्या कर रहा था, रिलीज कर रहा था। लगभग 75% हीमोग्लोबिन का जो पोर्शन है वो अभी भी क्या था, सैचुरेटेड था, सच बाइंड था, सैचुरेटेड था, उसकी हम लोग बात करें। अब ये कर्व से समझना रही, अगर इस चीज को तुम समझ गए तो कर्व से समझ सकते हो। पहली बात तो मैं ये कंडीशन बताया कि ये कर्व शिफ्ट कब होगा, ये कर्व शिफ्ट कब होगा। तो मैंने बताया था कल कि जब हम लोग बात करते हैं ये कर्व शिफ्ट होगा जब CO2 का लेवल बढ़ जाएगा,
ये कर्व शिफ्ट होगा जब H प्लस का लेवल बढ़ जाएगा, ये कर्व शिफ्ट होगा जब हम लोग बात करें टेम्परेचर्स का लेवल बढ़ जाएगा। इस तरह कई फैक्टर जो हो सकते हैं जिसमें हम लोग देखते कि ये कर्व करेगा इधर। अब सवाल ये था कि इसमें कर्व शिफ्ट क्यों करता है, ये भी एक सवाल है, कर्व शिफ्ट क्यों करता है। अब ये मैं बताया था कि यदि कोई अगर हीमोग्लोबिन है, ये मान लो तुम्हारा क्या है, ये एक हीमोग्लोबिन है और इस हीमोग्लोबिन के पास यहां पर मैं बात करूं 4 सेटेड है, यहां पर मान लो ऑक्सीजन का कितना है, 4 सेट है और चारों बाइंडिंग साइट पे ऑक्सीजन क्या हो चुका है, बाइंड से इस हीमोग्लोबिन, ये क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड H प्लस टेम्परेचर या 2,3 GPG है, वो कोई भी चीज अगर इस तरह से बढ़ता चला गया तो वो क्या कराता है, ये क्या कराता है कि इस बाइंडिंग को रिलीज कराता है। सिंपल जस्ट बताया था मैं कि मान लो एक गाड़ी है जिसपे 4 लोग बैठे हुए हैं। अब इस 4 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन तुम समझ लो एक सीधा सा समझ के कि सिंपल हम बता रहे 4 लोग बैठे हुए हैं और तुम्हारे बीच में कोई एक पहुंच गया और जबरदस्त बंदूक रखे हुआ है, तो खुद ही तुम छोड़ छोड़ के क्या करो, गाड़ी को भागोगे कि लड़ोगे उससे। तुम्हारे गाड़ी पे अगर बैठ गया, तुमको दिख रहा है कि बहुत बंदूक मतलब ऐसा नहीं, दिखने में भी लग रहा है कि वो आदमी बहुत डेंजरस है, तो तुम अपनी जान बचाने के लिए क्या करोगे, सीट छोड़ के भागोगे। अब भागने की कोशिश करोगे। तो सेम है यहां पर यह कि कार्बन डाइऑक्साइड H प्लस एंड टेम्परेचर अगर जितना बढ़ता जाएगा मतलब उतना खतरनाक इसके सीट को रिलीज है। तो ये जो है वो बेनिफिट होता है। अब ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये सब चीज में बोला था कि बढ़ेगा, नॉर्मल अगर हम लोग बात करें ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब ये ऐसे नॉर्मली ब्रीथ पे ये एक ही ऑक्सीजन को छोड़ रहा था, लेकिन एक्सरसाइज जैसे बढ़ेगा टेम्परेचर H प्लस CO2 सब बढ़ेगा और ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को छोड़ने को बोलेगा, हीमोग्लोबिन से रिलीज होगा। तो ये जब जैसे ये डिसोसिएट होगा हीमोग्लोबिन से, तो बेनिफिट किसको होगा, बॉडी टिश्यू को, क्योंकि डिसोसिएट होकर कहां जाएगा, बॉडी टिश्यू में जाएगा। तो और बॉडी टिश्यू को ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो डिमांड्स भी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो बेनिफिट क्या हो, पहला रीजन मैं बताया था कल की कार्डियक आउटपुट के बढ़ने से। दूसरा, इन सब के वजह से जो क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन बाइंड था रेस्ट पे, वो भी रिलीज होकर क्या होगा, टिश्यू में जाना। तो इस बेसिस पे ये हम देखें, अच्छा अगर जैसे ये बाइंड होकर के वो भी चीजें जाने लगा तो बेनिफिट क्या, टिश्यू को तो क्या चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें जब हो रही है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, CO2 H प्लस टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो बॉडी के सप्लाई के लिए बेनिफिट है, बॉडी के ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बेनिफिट। अब मान लो खूब एक्सरसाइज हम कर रहे होते और ये CO2 H प्लस टेम्परेचर नहीं बढ़ता, तो भाई ये बॉडी का डिमांड बढ़ गया, लेकिन आपके डिमांड को पूरा करने के लिए हीमोग्लोबिन को लगभग ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब एक छोड़ रहा था तो कम से कम दूसरा छोड़ना पड़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा तो क्या उसको तीसरा को भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सारा चीज नहीं आएगा तो हीमोग्लोबिन छोड़ने नहीं जा रहा है, तो फिर आपके बॉडी का डिमांड पूरा होता, बॉडी का डिमांड जो था वो पूरा होगा, नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एक्सेसिव प्रोडक्शन अगर ये हो रहा है और ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को रिलीज करा रहा है सीट से, मतलब बाइंडिंग से डिसोसिएट करा रहा है उसको, ये एक बेनिफिट हो रहा है किस चीज का। तो एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि उसी पार्शियल प्रेशर्स पे हम लोग बात करते हैं, सेम पार्शियल प्रेशर्स पे रिलीविंग कैपेसिटी जो है, यानी कि डिसोसिएशन कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का बढ़ जाता है। तो जिसके वजह से हम लोग ये देखते हैं जैसे ही बढ़ गया तो उसी वजह से अब देखिए हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन लेवल क्या होगा, घट जाएगा। इसलिए बता रहे हैं, मान लो 60 पे हमने किया, नॉर्मल जब कर्व चल रहा था तो लगभग कितना था, 75 अप्रोक्सीमेट हम मान चले, और जैसे ही राइट साइड शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो अब उसी प्रेशर पे 50 आ गया, मतलब दो को वो छोड़ दिया। तो प्रेशर यहाँ पे रिलीज नहीं करा रहा, प्रेशर सिर्फ समझने की बात है, रिलीज कौन करा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के H प्लस जाकर। अब क्यों कार्बन डाइऑक्साइड H प्लस कितना इफेक्टिव रोल प्ले करता है मैं आगे बताऊंगा अभी इस चीज को। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, राइट मतलब यहां पर ऐसा हम करें, इस कर्व ये मेन ग्राफ है, इसके इधर गया तो राइट, इसके इधर गया तो लेफ्ट। और कंडीशन वही तो बता रहे ना कि हमें तुम्हें बोला कि कंडीशन ये है कि इस सेम टाइम पे उसी सेम प्रेशर पे अगर हम मानते हैं कि 60 है सेम प्रेशर पे, तो अब क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन था वो डिसोसिएट ज्यादा करने लगा, तो इसलिए पहले यहां था, अब क्या था कि यहां में ये था कि वो एक ही रिलीज कर रहा था। अब क्या हुआ कि सेम प्रेशर पे वो एक से ज्यादा करेगा, तो जब ज्यादा करेगा सैचुरेशन लेवल क्या होगा, घटेगा ना, घटेगा तो क्या आएगा, नीचे आएगा, सिंपल समझो, घटेगा तो कहाँ है ग्राफ, इधर का तो प्राइस में चल, लेकिन सैचुरेशन के लेवल में कहाँ जाएगा,
नीचे जाएगा, तो नीचे का तो मतलब क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट हो गया। अब मान लो यहां पर है, अब हीमोग्लोबिन उसी प्रेशर पे छोड़े और मजबूत हो गया, पहले एक छोड़ भी रहा था मान लो, अब और नहीं छोड़ेगा, तो मतलब क्या होगा, सैचुरेटेड प्रेशर वो रहा लेकिन सैचुरेशन लेवल क्या होगा, बढ़ता चला गया, तो किधर की तरफ ग्राफ जाएगा, ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा, मतलब ये लेफ्ट साइड शिफ्टेड होगा। अब होगा क्या, जब कार्बन डाइऑक्साइड की डिफिशियंसी होगी, H+ का डिफिशियंसी होगा, लो टेम्परेचर्स होगा, वैसे जस्ट इसका अपोजिट, वैसे कंडीशंस में क्या होता है, जो कर्व होता है वो किधर शिफ्ट कर जाता है, लेफ्टवर्ड। तो कर्व शिफ्टिंग का सिंपल सा मतलब समझो कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कितना जबरदस्त बाउंड कर रहा है, और कब वो छोड़ रहा है, तो नॉर्मल पे, तो नॉर्मल पे। अब इसी पे तुम सोचो कि अब यहीं पे है हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन छोड़ने लगा, तो छोड़ने लगा तो घटेगा, ऑक्स का सैचुरेशन क्या होगा, हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेटेड लेवल है 4 में से 3 हो गया, 3 में से 2 हो गया, 2 में से 1 हो जाएगा, तो वो घटने लगा ना, तो ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब यहां से मान लो वो 4 में से 1 छोड़ रहा था, अब वो भी नहीं छोड़ रहा है, या 3, तो वो क्या होगा कि एकदम होल्ड करने लगा, तो वो उसका मतलब क्या होगा, उसका सैचुरेशन लेवल पहले था कि नॉर्मली 4 में से एक निकल जाता तो 3 ही रहता था, अब वो भी नहीं कर रहा, तो कहाँ जाएगा, सैचुरेशन लेवल क्या हो गया, एकदम बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो वैसे कंडीशंस में क्या होगा कि इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट। तो अभी कभी भी ये समझ लेना कि यदि अब एक लाइन में समझा रहा है, अगर तुम्हारे पास कहीं भी इस तरह के ग्राफ एंड क्वेश्चन और चीजें आएगी, इसके वजह से पीएच भी डिस्टर्ब होता है। मैं पीएच के, तुम सिर्फ पीएच देख के बता दोगे, मे बी पीएच देख के ही बता सकते हो कि ये शिफ्टेड राइट साइड है लेफ्ट, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा जैसे इधर की H+ बढ़ेगा, H+ बढ़ेगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक होगा तो पीएच क्या होगा, घटेगा। नॉर्मल ब्लड का पीएच कितना है, 7.35 मान लो, 7.35। अगर पीएच गिरने लगा तो पीएच गिरने लगा तो एसिड पीएच कब गिरेगा, H+ बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, H+ बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, मतलब एसिडिटी की तरह। तो इसका मतलब पीएच घटा तो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, पीएच अगर बढ़ेगा तो लेफ्ट साइड शिफ्टेड हो जाएगा। तो अगर तुम किसी का एबीजी कराए, एबीजी तुम कराए, और एबीजी कराने के बाद वहां पर हम क्या करते हैं, एसिडोसिस एल्कलोसिस सेपरेट करते हैं, मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी। अगर रेस्पिरेटरी आ गया डायग्नोसिस और तब उसके बाद पीएच घटा हुआ है, तो समझ लो इसका ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी राइट शिफ्टेड हो गया। उसको करेक्ट करने के लिए बस पीएच मेंटेन करना है, ये सब तो अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तो हम सिर्फ यही नहीं कि हम हमेशा ग्राफ बनाने के लिए पीएच भी कराने की जरूरत नहीं, बहुत सारे जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वहां से भी, जैसे अभी पीएच की में बात किया, वहां से भी मिल जाएगा तुमको। तो ओवरऑल ये ग्राफ कहने का मतलब ये बता रहे थे कि अगर कभी कोई बता रहा है कि राइट शिफ्टेड है, समझ लो CO2 बॉडी में रिटेन हो रहा है, बढ़ रहा है ना, H+ बॉडी में बढ़ने लगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा। इसलिए तुम अगर देखते भी होगे कि ड्यूरिंग जो रिस्पिरेशंस होता है, सॉरी, फीवर के टाइम में सांस थोड़ा तेज चलता है, फील क्यों कभी, फीवर के टाइम में सांस, अब टेम्परेचर बढ़ गया, देखो तो हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन को क्या करने लगा, छोड़ने लगा। अब आपका जो सीट है आरबीसी का खाली ज्यादा रहेगा, जब आएगा तो उसको, अब पहले एक के ऑक्सीजन बाइंड होना था, अब मान लो 2 को होगा, तो जरूरत बढ़ गया ना, तो सांस क्या कर, रेट बढ़ा लेने, बाहर से ले रहे तो बाहर से भी रेट क्या होगा, तो टेम्परेचर, तो फीवर की कंडीशन में अगर एक्सट्रीमली फीवर है, फिब्राइल है, लॉन्ग टर्म टेम्परेचर चल रहा होता है, तो वैसे कंडीशन में भी शिफ्टेड हम देखते हैं कि टेम्परेचर भी इफेक्ट कर रहा है, तो ये करेगा। तो ओवरऑल ये सारी चीज तुम्हें याद रखना है कि क्या है भाई, ये ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ का, इसमें हम लोग ये फैक्टर हो गया, इधर लगा दीजिए, तो बॉडी का, उसमें बॉडी का देता, बॉडी का, ये हीमोग्लोबिन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीमीटर में सैचुरेशन वही चीज है, वहां सेल को सैचुरेशन या हीमोग्लोबिन को सैचुरेशन, बात एक ही चीज होगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ट्रांसपोर्टेशन, O2 का हो गया, अब आता है CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, है ना, किसका, CO2 का ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये चीज तो कल क्लियर हो भी गया था ना कि जो ब्लड जो है बेसिकली एक टाइम पे आपके 1 मिनट के अंदर में आपके बॉडी को 100 ml ऑफ ब्लड 5 ml सिर्फ ऑक्सीजन देता है। कल मैं बताया था कि जैसे मैं बताया था ना कि कल ये चीज कि अगर हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अलग अलग टाइम पे, कि 100 ml में हम लोग ने बात किया था कल, है ना, 20 ml की बात की थी, 100 ml 20 ml किसमें, आर्टेरियल ब्लड में। लेकिन वेनस ब्लड में अगर हम लोग बात करते थे O2 का मतलब कि कंसंट्रेशन, तो वो कितना होता है, 15 होता है, 15 ml पर DL पर 100 ml वेनस ब्लड में। तो वेनस से आर्टरी में जाने में यहाँ से कितना का फर्क आया,
5 का, तो 5 गया कहाँ, तो 5 ml जो है पर मिनट अगर हम लोग बात करें वो किसको जा रहा है, बॉडी टिश्यू को जा रहा है। यानी ऑक्सीजन, यानी कि 100 ml जो होगा ऑफ ब्लड, वो 1 मिनट में 5 ml ऑक्सीजन बॉडी को दे देगा। किसको देगा, बॉडी को देगा। कितना, 5 ml। ठीक है, सेम है हम लोग अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किस पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन जो है, हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग ने देखा कि मेनली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करा रहा है, हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी करा रहा है, 3% जो डिसॉल्व होके जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ी सी चीजें चेंज देखने को मिलता है ना। तो सबसे पहले कई इसके किस किस फॉर्म में होते हैं, इस जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन जो है, जैसे ऑक्सीजन का 2 फॉर्म हम लोग देखा, एक डिसॉल्व फॉर्म, एक ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी बाइंड ओवर की। सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड एक बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं एज अ कार्बामिनो कंपाउंड्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा। तीसरा फिजिकल सॉल्यूशन यानी प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के मिलेगा। इन तीनों में सबसे ज्यादा अराउंड 70 to 80, सम बुक्स एंड रिटन 80, तो 70 to 80 हम लोग लेके चलते हैं, लगभग जो होगा वो बाइक। तो मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड का, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कहां से चाहिए, तो टिश्यू से लंग्स तक। कहां से, टिश्यू से लंग्स तक चाहिए। तो यहां से जो जा रहा है, या तो वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जा रहा है, या तो फिर वो कार्बोक्सी कंपाउंड्स बना करके जा रहा है, या फिर वो डिसॉल्व होके जा रहा है। इन तीनों पैटर्न में सबसे ज्यादा जो जा रहा है 70 to 80% वो किसके फॉर्म में जा रहा है, कहते मेजरली द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्ब। अब ये बाइकार्ब के फॉर्म में कैसे जाता है उसकी डिटेल्स को हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज यहाँ पे हम लोग समझते हैं चीजों को कि सेम एज अगर हम लोग ऑक्सीजन की तरह अगर बात करें, है ना, सेम एज अगर ऑक्सीजन की तरह अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर ये देखते 2 चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला चीज तो जैसे कार्बन, अभी मैंने बताया कि आर्टेरियल ब्लड है, मान लो ये क्या है, आर्टेरियल ब्लड। इस आर्टेरियल ब्लड में भी प्रेशर्स वगैरह तो मैंने कई बार बता ही चुका है ना। सेम मानो ये है वेनस ब्लड, ये क्या है, वेनस ब्लड, वेनस ब्लड है, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में क्या होगा भाई, हम दोनों के बीच में टिश्यू ले लेते, दोनों के बीच में क्या ले लिए, टिश्यू। तो पार्शियल प्रेशर्स ऑफ CO2 की अगर हम लोग बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की अगर बात करें, तो आर्टेरियल साइड में ये फॉर आर्टरी, वी फॉर वेनस, आर्टेरियल साइड में कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, कितना था, 40 mm ऑफ, अच्छा जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इधर कितना था, 45 mm ऑफ, अच्छा जी, ठीक है। अब ये कहता है, जैसे हमने ऑक्सीजन के साथ पढ़ा था कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजन में, सॉरी 100 ml ऑफ ब्लड में ऑक्सीजन 20 ml था। तो यहीं पर हम लोग देखते हैं 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन अराउंड CO2 ना, हाँ ये CO2 की बात हो रही है, ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही है ना। तो 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन अराउंड 48 ml ऑफ CO2, 48 ml ऑफ CO2, यानी कि 48 ml CO2 जो है सिर्फ कितना, 100 ml ऑफ ब्लड में, आर्टेरियल ब्लड में। हाँ सबर करो, ठीक है। फिर वेनस ब्लड में अगर हम लोग आते हैं, तो यहां पर अराउंड देखते हैं हम लोग कितना, 52 ml ऑफ CO2 इन 100 ml ऑफ ब्लड्स, हाँ ठीक है। तो अगर हम बात ये करते हैं, जब यहां से ब्लड गया, तो हमें पता है कि ये ब्लड जब जा रहा होता है, तो ये ब्लड जब जा रहा होता है इधर से, तो CO2 का लेवल क्या होता है, कम, पर ml हिसाब से भी कम है। और यहां जब ये जाता है तो बढ़ जाता है पार्शियल प्रेशर्स भी, और पर 100 ml ऑफ में भी और बात कर, लेकिन चेंजेस जो देखते वो कितना का हो रहा है, ओनली 4 ml। इसका मतलब ये है कि पर 100 ml ऑफ ब्लड में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो बॉडी टिश्यू जो है वो कितना, 4 ml सिर्फ CO2 देती है, कितना, बाकी कांस्टेंट है, वो घूम रहा है, ये 4 ml देती है। और यही बॉडी टिश्यू लंग्स पे जाकर के 100 ml में से सिर्फ 4 ml को क्या करती है, वो निकालती है। सिर्फ 4 ml का ही चेंज, जैसे ऑक्सीजन में था ना 20 था, 5 रिलीज कर रहा था, 15 को फिर वो क्या कर रहा था। तो सेम ऐसा हम लोग देखते हैं, अगर अभी तुमको बताएंगे, अगर सबका सब निकाल देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड तो मेजरली किससे जा रहा है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जा रहा है,
ध्यान समझो, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जा रहा है, तो बाइकार्ब का काम होता है पीएच मेंटेन करना। अगर सारा CO2 निकाल दे तो बाइकार्ब जो फॉर्म में CO2 अभी बना हुआ किसके रूप में, बाइकार्ब, तो बाइकार्ब खत्म, पीएच डिस्टर्ब, अल्कलिनेशन आ जाएगा, बॉडी खत्म, आदमी खत्म हो जाएगा। इसलिए CO2 कहते तो गड़बड़ है, लेकिन CO2 अगर नहीं है तो तुम खत्म भी हो सकते हो। और CO2 निकालो, रिटेंशन भी गड़बड़ है, ज्यादा होगा तो भी गड़बड़। इसलिए बॉडी के अंदर हर चीज का फिजियोलॉजी अपने इक्विलिब्रियम में होना काफी जरूरी होता है, ठीक है। तो पहला तो ये कंसेप्ट क्लियर रखना है कि भाई जो सिर्फ और सिर्फ जो चेंजेस हो रहा है वो कितना का हो रहा है, 4 ml इन 100 ml ऑफ ब्लड। कितना, 4 ml पर, जो हम लोग देखते एक टिश्यू से 100 ml में सिर्फ और सिर्फ अगर CO2 मिल रहा है, वो कितना किससे मिल रहा है। अब ये तो बात हो। अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पे आते हैं, तो सबसे पहले देखते इन बाइकार्बोनेट फॉर्म, इन बाइकार्बोनेट फॉर्म। अब होता क्या है कि मान लो ये बॉडी टिश्यू है ना, ये क्या है, बॉडी टिश्यू है। अब इस बॉडी टिश्यूज के अंदर में अगर मैं बात करूं, एक ये मान लो बॉडी टिश्यू, दिस कंटिन्यूअसली दिस बॉडी टिश्यू ऑफ फॉर्म द CO2। ये CO2 तो हमेशा बनाता रहेगा, क्लियर है। अब तुम मान लो कि ये जो सेल है, दिस इज RBC। क्या ये RBC है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, स्पेस मिल जाएगा, चलो बोले कैसे बन जाए, लेकिन मान लो ये क्या है, RBC है, चलो ठीक। अब RBC जब बॉडी टिश्यू में आएगा, सॉरी हाँ, या जब ब्लड सप्लाई और इनऑल ये सारे मैकेनिज्म में आएगा, तो भाई CO2 निकल के टिश्यू से कहाँ जाता है, CO2 निकल करके प्लाज्मा में जाता है। कहाँ जाता है, प्लाज्मा, है ना, कहाँ जाता है, प्लाज्मा मतलब ब्लड प्लाज्मा में CO2 जाता है। अब जैसे ब्लड प्लाज्मा में जा रहा है, अब तुम याद करो उस क्लास को कि मैं बताया था कि CO2 की जो सॉल्युबिलिटी वो 20 गुना ज्यादा ऑक्सीजन से, CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है मेम्ब्रेन से वो कितना है, 20 से 25 गुना, मतलब 20 गुना ज्यादा है सॉल्युबिलिटी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो CO2 है वो इंटर कर जाएगा कहां पे, RBC के सेल में। कहां से इंटर करेगा, RBC के सेल में करेगा। और जैसे CO2 इंटर कर गया RBC के सेल में, अब वाटर तो ऑलरेडी भरा पड़ा है, तो ये वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और वाटर के साथ रिएक्ट कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो वाटर के साथ जैसे ये रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा H2CO3। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा, ये रिएक्शन स्टार्ट हो गया होना। अब H2CO3 जो होता है, दिस H2CO3 इज अनस्टेबल कंपाउंड्स। ये बहुत अनस्टेबल है, बनते ही टूट जाएगा। बस जैसे तुम मान लो मिट्टी का कोई चीज खड़ा किए, सब ऐसा पकड़ो छोड़े तो गिर गया, वह सेम कहानी है। तो बनते ही ये क्या होता है, टूटता है। अब बात यहां पर जाती है, ये रिएक्शन तो ऐसे होगा, लेकिन इस रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए, इसके क्या करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग देखते हैं यहां पर एक एंजाइम एक्ट करता है, जिस एंजाइम का क्या नाम है, CA। क्या नाम है इसका, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये रिएक्शन विदाउट कार्बोनिक एनहाइड्राइज के प्रेजेंस में भी होगा, लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्राइज के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन होता है तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन इसके अपसेंट में चल रहा था उससे 5000 गुना स्पीड बढ़ जाता है। मतलब 1 मिनट में अगर ये एक बार बन रहा है बाइकार्ब, अगर ये आ जाएगा तो 1 मिनट 5000 कार्बोनिक एसिड बने। तो ये समझो, इसलिए यहाँ पे इसलिए तो बोला भी गया ना कार्बोनिक एनहाइड्राइज को द वर्ल्ड फास्टेस्ट एंजाइम्स, है ना, कई बार मैं बताया भी हुआ तुम्हें। तो इस वजह से ऐसा नहीं कि आगे रिएक्शन करा रहा है, ये क्या कर रहा है, रिएक्शन को कहीं पे CO2 H2O मिलेगा, ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहीं पर CA अगर एक्शन करा दिया, कार्बोनिक एनहाइड्राइज अगर आ गया, तो उसके रिएक्शन की स्पीड को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और 1-2 टाइम नहीं, 5000 गुना ज्यादा बढ़ा देगा। अब जैसे ये बनेगा, ये बनने के बाद मैं बोला ये स्प्लिट आउट हो जाता है। ये क्या करता है, स्प्लिट आउट, ये टूटता है तुरंत में। अब ये जैसे टूटेगा, ध्यान से देखो, टूटेगा तो ये पहले बनाता है H+ आयन, और दूसरा ये टूटने के बाद ये क्या बनाएगा, तो बाइकार्ब बनाएगा। तो H+ उधर चला गया तो HCO3- बनेगा। क्या बनेगा, HCO3- बनेगा। अब क्या होता है कि अब ये सेल है, ये बाहर बाहर क्या, प्लाज्मा है, बार बार क्या है। अब HCO3 यहां पर बन रहा, बाइकार्ब्स यहां पर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, बन रहा है। तो बनते बनते अंदर जो कंसंट्रेशन होगा बाइकार्ब का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा।
अब बाहर जो बाइकार्ब का कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आएगा, स्पेशल प्रोटीन चैन वगैरह। तो ये बाइकार्ब कहाँ आएगा, HCO3 माइनस क्या पहुंच जाएगा, प्लाज्मा में पहुंच जाएगा। क्या पहुंच जाएगा, प्लाज्मा। अब ये जो H प्लस है ये कहाँ रहेगा, ये आरबीसी में रहेगा। अब ये आरबीसी में क्यों रहेगा, पीएच को तो मेंटेन करने के लिए आरबीसी में रहेगा। अगर नॉर्मली जब ये बन रहा होता है, ध्यान समझना, अगर ये नॉर्मल जो क्विक ब्रीदिंग इन ऑल चल रहा है, तो जितने प्रोटॉन्स बनेंगे वो सबका सब आरबीसी में रहेगा, और ये सबका सब हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। किससे बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। और हीमोग्लोबिन से ये बाइंड करके बेसिकली अब क्यों करेगा वो मैं बता रहा हूँ, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। अगर इसको बाहर फ्री छोड़ दिया जाए, कुछ बाहर भी रहते हैं H प्लस ऐसा नहीं, तो पीएच मेंटेन भी होता। अगर तो ज्यादा अगर प्लाज्मा में आने लगेगा तो अब ऐसे रिजल्ट में क्या होगा, एसिडोसिस। पीएच H प्लस प्रोटोन क्या है, प्रोटोन बहुत डेंजरस चीज है, और तुम्हारे बॉडी में कंटिन्यूसली बढ़ता चला गया तो, क्योंकि सिंपल से हम लोग कहते हैं कि पीडियाट्रिक्स के अंदर में कि अगर 5 से 6 घंटा न्यूरोलॉजी 5 से 6 घंटा ब्लड पीएच लेस देन 7 है, लेस देन 7 है, तो उसको अब कोई मेडिकल साइंस कहती है कोई बचा नहीं सकता है। किसी पर्सन का प्रेडिक्ट में 5 से 6 घंटा अगर ब्लड पीएच 7 से नीचे है, 7.35, हाँ 7 से अगर नीचे है 5 से 6 घंटा, तुम नहीं कुछ इलाज कर रहे हो तो गारंटेड है, मेडिकल साइंस कहती है, हम किसी पे दावा नहीं कर रहे, मेडिकल साइंस का दावा कि उसको कोई बचा नहीं सकता है, ठीक है। तो अब यही एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर तुम मान लो ये, इसके वजह से मैंने देखा तो नहीं, लेकिन अपने जो एक पीडियाट्रिक सर्जन, उन्होंने जब बैठा था वो कहानी बता रहे थे कि 1 बजे रात में एक बच्चे की हुई थी एबीजी। जब वो डेथ किया तो उसकी डेथ रीजन निकालने के लिए गए तो पता चला 1 बजे रात में किसी स्टाफ ने एबीजी किया था, लेकिन उस एबीजी का रिपोर्ट डॉक्टर को सबमिट नहीं किया था। उस एबीजी में वही 7 से नीचे आ गया। सुबह के 8-9 बजे राउंड हुआ, फिर जब जाके पता चला कि रात के 1 बजे से उसका क्या था, पीएच फॉल था। उसका पीएच 1 बजे रात में, अगर पीएच 7 से नीचे तुम बैठ जाओ, सब कुछ छोड़ छड़ गया अब बचाने के लिए, क्योंकि पीएच थोड़ा सा लगता है 7 से तो नीचे आया ही है, 0.35 कमा, लेकिन ये 0.35 पूरा धूम मचा देता है, ठीक है। तो पीएच को आसान में कभी नहीं लेना, मैं बार बार कह रहा हूं। पीएच को आसानी से, क्लिनिकली कोई सिम्टम नहीं है तो थोड़ा बहुत वेट कर सकते हो, और सिम्टम है तो एकदम का एकदम नहीं लेना, उसी टाइम तुम बैठ जाओ कि नहीं, जो करेक्शन होगा अभी से करना, चाहे 12 बजे रात हो, चाहे 3 बजे सुबह हो, 4 बजे सुबह हो। तो इसलिए कहा था अब ये बॉडी में तो नॉर्मली तो कुछ ना कुछ पेच होगा, तब तो मेंटेन होगा ना, एकदम खत्म हो जाएगा H प्लस, तो फिर बाइकार्ब में, अब ये देखो ये जो बाइकार्ब बढ़ता रहेगा, यही बाइकार्ब क्या कर रखता है, पीएच को मेंटेन। H प्लस जो है रखता है, वो H प्लस ज्यादा होगा तो एसिड की तरफ आ जाएगा। अगर ये कम गया, मान लो H प्लस कम गया, तो ये अगर नॉर्मल भी रहा तो भी बाइकार्बोनेट क्या होगा, अपने आप में बढ़ गया। नहीं समझे, अगर H प्लस बढ़ और घट नहीं रहा, ये नॉर्मल है, मान लो ये सॉरी ये मान लो कि ब्लड के अंदर आ रहा है, तो आएगा तो बढ़ा देगा। अगर ये नहीं आएगा, ये नहीं होगा, H प्लस नहीं होगा, तो इसकी कंडीशन में क्या होगा कि बाइकार्ब अपने आप को क्या समझेगा, हम बहुत ज्यादा है, हम क्या, कोई चीज अगर एब्सेंट है तो अपने आप को क्या समझोगे कि बाइकार्ब बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ब्लड पीएच अल्कलाई होने लगेगा, तो वो भी एक गड़बड़ इंडिकेशन होता है। तो इस वजह से हम लोग देखते हैं कि दोनों का क्या होता है, बैलेंस में होना जरूरी। अब जैसे मतलब ब्लड के अंदर में बाइकार्ब का होना भी क्या है, जरूरी। अगर या भी ये वाली बाइकार्ब ब्लड में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली है क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड का बदला हुआ रूप है। ये बाइकार्ब यहाँ है, लेकिन एक्चुअली बदला हुआ किसका रूप है, कार्बन। अब ये H प्लस की हम लोग बात करें, जब हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो याद होगा हीमोग्लोबिन का 4 इसके अंदर में, हाँ ये 4 बेसिकली प्रोटोपोरफायरिन वगैरह स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ मान लो ये एक चैन हमारी बना रहे, ये एक चैन बना हुआ है ना। अब ये जो चैन है ये बना हुआ किसके बना हुआ, प्रोटीन का बना हुआ, ग्लोबुलिन से। और स्पेशली तो मेरा प्रोटीन आर बेसिकली प्रोटीन आर निगेटिवली चार्ज। कैसा होता है प्रोटीन जो होता है वो कैसा होता है जनरली, क्या निगेटिव चार्ज, ये क्या है, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। अब वो जो ये क्या पढ़ रहे, किसके बारे में पढ़ रहे, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देख रहे। अब आपके ब्लड में जो आरबीसी के अंदर में बहुत ज्यादा जो बन रहा है क्या H प्लस, वो H प्लस आकर के यहाँ बाइंड कर जाएगा, इस निगेटिव पॉजिटिव तो बनेगा ना जी। निगेटिव पॉजिटिव क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो अब ये जो प्लेसेस है, ये जो प्लेसेस है तुम्हें पता होगा कि ये जो इसमें जो ये जो ग्लोबिन चैन है अमाइनो एसिड से है ना, तो इसके एक एंड पे अमाइन ग्रुप होता है, दूसरे ग्रुप पे इधर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है।
तो यदि अगर यहां पर ये क्या हुआ, H+ आकर के बाइंड होगी, लेकिन अब इसके पास तो सीट का लिमिट है ना, इस चैन पे भी तो लिमिट ही होगा ना। एट अ नॉर्मल क्विक ब्रीदिंग पे तो चलो जितना चल रहा, अगर ये एक्सेसिव होने लगता है तो यही क्या हुआ, जितना बंदा बंदा नहीं बना तो ये बाहर निकलना स्टार्ट करे, तो आपकी बॉडी में H+ का कंसेंट्रेशन नॉर्मल से ज्यादा होने लगता है और आपका ब्लड का pH फॉल करने लगता है। तो इनिशियली क्या हुआ, जो H+ था, अब पूछेगा H+ कहां गया, तो दिस H+ इज बाइंड विथ हीमोग्लोबिन। क्यों बाइंड किया हीमोग्लोबिन से, उसके जो चैन है दे आर निगेटिवली चार्जेस, और निगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, बन गया। अब तुम देखो ये पॉजिटिव, जब पहले मान लो आरबीसी में कुछ नहीं था, ये सारी कहानी हुई तो एक पॉजिटिव चार्ज बना, एक नेगेटिव चार्ज बना। पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, कंटिन्यूअसली आरबीसी में रह गया ना, और नेगेटिव क्या हो गया, बढ़ गया। अब चार्ज इनस्टेबिलिटी भी होगा तो सेल काम नहीं करेगा। ऐसे तो नॉर्मल भैया इसको क्या चाहिए था, H+ का कोई जरूरत था ही नहीं, वो H+ एक एडवांटेज है कि हीमोग्लोबिन अपने आप को बांध के रखता है। वैसे भी ये जाके नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन अपने आप को स्टेबल रह सकती है, लेकिन H+ कंसंट्रेशन अगर हम बात करें कि आरबीसी के अंदर यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर, ये तो रुक गया, ये नहीं निकल गया। तो H+ कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन के अंदर जब ये बंधने लगेगा तो कहने का मतलब है कि H+ इस हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी के अंदर बढ़ता चला गया। तो इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी भी जरूरी है, जिसके वजह से क्या होता है कि इस आरबीसी पे ही हम लोग देखते हैं कि क्लोरीन होता है और वो अंदर चला जाता है, क्लोराइड शिफ्टिंग हो जाता है। तो जैसे ये नेगेटिव निकला बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, तो इसके इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स मेंटेन करने के लिए क्या होता है, क्लोराइड जो क्लोरीन है वो क्या करता है, इसके अंदर में चला जाता है, जिससे कि इसके सेल के इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट्स कह सकते हो या इलेक्ट्रिकल जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगा। इसका मतलब है कि H+ भी एक्स्ट्रा अगर आया तो एक क्लोरीन भी नेगेटिव के फॉर्म में, तो सेल क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। पहला चीज ये चीज हो गई। अब ये जो बाइकार्ब बाहर निकलेगा, अब यही बार का कभी सोडियम से बाइंड कर लेगा तो सोडियम बाइकार्ब बन जाता है। तो अलग अलग चीज से ये बाइंड करेगा, कैल्शियम से, पोटाशियम से जनरली कम करता है, लेकिन कैल्शियम बाइकार्ब बेसिकली होता है, कैल्शियम मेनली ये सोडियम के साथ करता है सबसे ज्यादा, है ना। तो कहने का मतलब ये अलग अलग फॉर्म में बाहर आकर के ये बनेगा, या फ्री फॉर्म में भी रहता नोट। अब इसी फॉर्म में ये सारा चीज पहुंचता है कहां, लंग्स के पास। कहां पहुंचता है, लंग्स के पास। और जब लंग्स के पास पहुंच रहा तो लंग्स के पास क्या पहुंच रहा है, बाइकार्ब पहुंच रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा इस फॉर्म में, नहीं पहुंचा। क्या पहुंचा, बाइकार्ब पहुंचता। और ये जो बाइकार्ब होता है, जो बाइकार्ब ये पहुंचा, अब सेम एज उस पे जाने के बाद जस्ट यही रिएक्शन सीधा एक लाइन में याद रखो कि रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रिवर्स हुआ, बाइकार्ब कन्वर्टेड, H+ वहां से रिलीज होगा, बनेगा ये, फिर ये देन स्प्लिट होकर के वाटर बनेगा, CO2 बनेगा। CO2 आपकी बॉडी से कहां जाएगा, बॉडी से प्लाज्मा में जाएगा, लंग्स में जी, बॉडी से लंग्स में आएगा, और लंग्स से क्या जाएगा, CO2 बाहर चला जाएगा, और जो वाटर है वो वाटर आपकी बॉडी में ही रह जाएगा। तो सेम रिवर्स। तो ये मेजरली आप समझ आए कि ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। हम लोग कहते हैं CO2, तो इसका मतलब ये, अगर तुमसे अगर एक सवाल पूछा जाए, एक सवाल है कि हीमोग्लोबिन है, तो कोई तुमसे पूछे हीमोग्लोबिन, या इसी को स्लैश में आरबीसी लिख सकते हो, है ना, कि इसके क्या काम है। मेनली हीमोग्लोबिन ज्यादा है, क्या काम है कोई बुरी हीमोग्लोबिन, तो सबसे पहला काम क्या पढ़े हम लोग, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, O2 ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा क्या पढ़े, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 इंपोर्टेंस रोल प्ले इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में भी ये मेजर रोल प्ले कर रहा है ना। 70-80% बाइकार्ब में हो रहा है, लेकिन बाइकार्ब का काम कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन, क्या कहते हैं आरबीसी मिलके, मैंने हीमोग्लोबिन ही समझ लो। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के लिए तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरत तो है ही, हीमोग्लोबिन की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसकी जरूरत है। वहां की खुद से वो बाइंड करके अपने से लेके जा रहा है या चीजों को चेंज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नहीं कैरी कैसे कर रहा है, वो तो बना बाइकार्ब का निकल गया, प्लाज्मा में आ गया, प्लाज्मा से वो कैरी चलता है ना। तो मतलब आखिर अगर प्लाज्मा में कैरी कब क्यों हो रहा है, जब तक वो कुछ नहीं, तो एक मेजर रोल कर रहा, तो CO2 ट्रांसपोर्टेशन में हो गया। और क्या काम है भाई, कोई बताओगे, हीमोग्लोबिन का, दिस एक्ट एज ए बफर एक्शंस, दिस एक्ट एज ए, सब पढ़ा चुका हूं मैं, ये आ रहा, मैं बोला ना कि सिस्टम रिवाइज हो जाता है चीजें जब पढ़ते हो, तो बफर एक्शन नहीं कर रहा है,
अगर तुम सोचोगे हीमोग्लोबिन H+ को बांध के नहीं रखेगा, H+ कहाँ जाएगा? प्लाज्मा में जाएगा तो क्या होगा? एसिड बढ़ेगा तो क्या होगा? पीएच फॉलो होगा तो क्या होगा? खत्म कहानी। तो सही में है ना, समझो तुम्हारे लिए H+ जो हीमोग्लोबिन है एक वैसा मजबूत इंसान है जो कभी कभी जंगली कुत्ता घूमता उसको पकड़ना टफ हो जाता है ना, जो पकड़ लिया उसके शाबाशी की बात होती है, वो तो कितने को काटेगा। तो समझ लो H+ जंगली कुत्ता है वो, अगर उसको छोड़ दिए, अगर एक्सेस हो गया तो कितने सेल को डैमेज करेगा? कोई बोलो, उसको पकड़ के कौन रखे हुआ है? हीमोग्लोबिन रखी हुआ उसको, है ना, ताकि वो स्टेबिलिटी, क्योंकि होता है कि जैसे लो पीएच होगा ना, आपका एंजाइम काम करना छोड़ देगा, सब अपने अपने ड्यूटी से भाग जाएगा, और सब ड्यूटी से भाग जाएगा तो बस तुम्हारा ड्यूटी खत्म दुनिया के अंदर, है ना, हाँ छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि हीमोग्लोबिन बफर एक्शन, अगर नहीं समझ में आ तो एक लाइन में समझ सकते हो कि हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करती है? एसिड बेस को मेंटेन करती है, सिंपल। अब से बाइकार्ब भी बना के दे रहा है। बफर एक्शन का क्या मतलब है? बफर सॉल्यूशन में बताया था कि ऐसा सॉल्यूशन जो अगर किसी भी सॉल्यूशन को उसके एक पीएच को मेंटेन करे, इंक्रीज भी नहीं होने दे, डिक्रीज भी नहीं होते उसको तो बफर एक्शन यहाँ पे ना बाइकार्ब बनाया, बाइकार्ब से भी क्या कर रहा? पीएच को मेंटेन कर रहा है, H+ को भी रोक कर क्या कर रहा? पीएच। तो एसिड बेस बैलेंस भी करता है, ये क्या करता है? एसिड बेस बैलेंस। अब याद करो, एसिड बेस बैलेंस रिस्पिरेशन भी करता है, हीमोग्लोबिन भी कर दिया, किडनी भी कर रहा है, और कई मेटाबॉलिज्म को भी मिलेंगे जहां पर एसिड बेस बैलेंस। तो सिर्फ एसिड बेस बैलेंस एक ही पार्ट नहीं बॉडी का कर रहा है, बहुत सारे लोग लगे हुए इसको, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है ही। एसिड में जो पीएच को मेंटेन करना ब्लड का, एक अकेला सिस्टम नहीं लगा हुआ, कई सिस्टम इसके पीछे लगा हुआ, रेस्पिरेटरी लगा हुआ, इवन दो डाइजेस्टिव इनडायरेक्टली तुमको हम दिखाएंगे वो भी लगा हुआ है, किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम्स लगा हुए, ब्लड तुम्हारा लगा हुआ, मतलब हीमोग्लोबिन लगा हुआ, मतलब ब्लड लगा हुआ, तो कई सिस्टम लगा, क्योंकि है ये इतना डेंजरस चीज कि अगर ये बैलेंस नहीं हुआ तो फिर लाइफ बैलेंस नहीं होगा। तो मेजरली क्या हुआ कि इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा चीज, अभी जैसे मैं बात कर रहा था हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर्स के बारे में, किधर गया जी? हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो था, हाँ, अब कभी कभी हमें बता रहे तुम्हें होता क्या, ये जो ग्लोबिन चैन है, ये ग्लोबिन चैन को अगर हम लोग ओपन करें तो यहाँ पर जनरली एक एंड पे क्या होता है? अमाइन ग्रुप लगा हुआ होता है। क्या लगा रहता है? अमाइन ग्रुप, और दूसरा पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, ठीक है। अगर ध्यान से, अगर H+ आकर के, सॉरी हाँ यहां बाइंड हुआ, तो वो हम लगते, इसका मतलब यह कि जो ट्रांसपोर्शन है वो किधर से चल रहा था? बाइकार्ब के फॉर्म में चल रहा था। समटाइम्स CO2 आर डायरेक्टली विज कंबाइंड विद दिस अमाइन ग्रुप। कभी कभार हम लोग देखते क्या होता है कि ये जो अमाइन ग्रुप है ना, ये जो अमाइन ग्रुप है इसी पे आकर के डायरेक्टली क्या करता है? CO2 बाइंड कर जाता है। क्या कर जाता है? CO2 कलर चेंज कर देता है, ठीक है ना, कि CO2 क्या करता है? यहां आकर के बाइंड कर जाता है। अब ये CO2 का अमाइन ग्रुप पे आकर के बाइंड करेगा, तो जब ये अमाइन ग्रुप पे आकर के बाइंड करे, इसी को बोलते हैं कार्बोक्सी कंपाउंड्स या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, या जो भी अलग अलग टर्म में अलग अलग नाम बोलते। जैसे यहाँ पे तुम्हें अभी मैं दिखा रहा था, किधर गया? उधर गया बाइकार्बोनेट सर्विस एंजाइम्स H100 हाँ COO, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन नहीं है जी, डबल फंक्शनल ग्रुप से जब ऐड हो जाए तो उसी पैटर्न पे लिखना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, केमिस्ट्री पढ़ो जाकर के, ठीक है। तो उसके लिए तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखे तो कार्बोक्सिलिक एसिड कभी देखो लिखो COO2, कभी भी लिखो फंक्शनल ग्रुप में तो उसको तोड़ के ही लिखना होता है, ठीक है। तो हम कहाँ पढ़ा, तो ऊपर दिखा रहे थे, किधर गया? O2 binds with this carbon compounds approximately 20%। हाँ क्या होता है? कार्बामिनो कंपाउंड्स, जो कार्बामिनो, ये कार्बामिनो कंपाउंड्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड अमाइन ग्रुप से क्या किया? कार्बामिनो, नाम में लिखा हुआ कार्बामिनो कंपाउंड्स, अमाइनो ग्रुप, द कार्बन और डाइऑक्साइड अमाइन ग्रुप के साथ बंध गया और इसको भी ये ट्रांसपोर्ट करके लेके चलता है। अब तुम यहाँ देख लो, कुछ ही सही, लेकिन हीमोग्लोबिन जो कार्बन डाइऑक्साइड भी बांध के लेके जा रहा है, जैसे ऑक्सीजन को अपने हीमोग्लोबिन बांध के लेके जा रहा है, तो थोड़ा ही सही। अब मान लो कई बुक लिखते 5%, 7%, 8% ही सही, तो उतना ही सही, लेकिन
फिर जब समझ अभी तुम्हें समझ में आया होगा कि जो अभी से पढ़ते कार्बामीनो कंपाउंड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट, तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि उसका जो अमाइन क्या कहते हैं प्रोटीनस चैन है, उसका जो अमाइन वाले ग्रुप है, उस अमाइन वाले ग्रुप पे CO2 क्या करता है, बाइंड कर देता है, सेम वहां रिवर्स हो जाता है। और इनिशियली उसके बाद जो भी बच गए 5-7% वो CO2 प्लाज्मा में क्या होता है, डिसॉल्व होकर के, है ना, प्लाज्मा में क्या होता है, डिसॉल्व होकर के वो ट्रांसपोर्ट का इधर गया। बाकी तो पहला फॉर्म हो गया, दूसरा एंड तीसरा जो हो गया तो अब क्या होता है, जैसे एल्वियोलाई पाते, ध्यान दो, 1 मिनट दो। अब एक सवाल ये भी आएगा, एल्वियोलाई पे जैसे हम आए तो एल्वियोलाई पे क्या आएगा, एक तो डिसॉल्व वाला CO2 आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो निकलता क्यों है, सबसे पहले क्या होता है कि ये CO2 निकलना स्टार्ट कर देता है जो डिसॉल्व वाला है। तो जैसे डिसॉल्व किस में है, प्लाज्मा में। अब मान लो तुम्हारा क्या है, RBC, और इधर है चलो HCO3 माइनस, ठीक है, बाइकार्बन, ठीक है, चाहे वो सोडियम को साथ हो, कैल्शियम को साथ हो, बाइकार्बन। पहले ये डिसॉल्व वाला प्लाज्मा, डिसॉल्व वाले में से CO2 निकलना शुरू किया। अब जैसे डिसॉल्व में से निकलेगा तो प्लाज्मा के अंदर में CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। और जैसे इसके अंदर घटेगा तो इस घटने को मेंटेन करने को, इसीलिए रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। रिएक्शन रिवर्स होने का जो रीजन है, क्योंकि अब सवाल है ना कि यहीं पे क्यों रिवर्स होता है, सवाल आएगा कि भैया जब ये वेनस में इधर चल रहा था, मान लो यहां भी CO2 था और एक हीमोग्लोबिन था, तो यहां पे क्यों नहीं रिवर्स हुआ था, ये वेनस सिस्टम से पहले लंग्स पे ही जाके क्यों रिवर्स हो पाता है? तो यहां पर रिवर्स नहीं होने के, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लाज्मा में है, प्लाज्मा की जो नॉर्मल वैल्यू उसको वो मेंटेन कर रहा है। अब ये डिसॉल्व वाला और जो कार्बामिनो कंपाउंड होता है ये बहुत लेस बाउंड होता है। तो जैसे ये और स्पेशली कार्बामिनो कंपाउंड वाला जो अमाइन ग्रुप है, ये दोनों इनिशियली सबसे पहले यही निकलता है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्लाज्मा के अंदर जो भी 5% 7% जितना, उतनी तो कमी आएगी ना, उसको मेंटेन करने के चक्कर में रिएक्शन रिवर्स होता है। अब रिवर्स हुआ यहाँ, फिर ये भाग गया, रिवर्स हुआ यहाँ निकला, तो समझो एक तरह का एक तरफ इधर कमी हुआ, उसको पूरा करने के चक्कर में धोखाधड़ी करके CO2 को निकाला जाता है। एक्चुअल जो CO2 उसको, उसके साथ क्या हो रहा है, धोखाधड़ी करके उसको लंग से निकाल के फेंका जा रहा। तो ये चीज रिपीट कर दे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में सबसे बड़ा रोल इसी। हाँ देखो, समझने के लिए कर सकते, रोल तो अपना अपना सबका है, बट समझने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि जैसे ही लंग्स पे आता है तो सबसे पहले इनिशियली, ये तो सब फ्रैक्शन में हो रहा है, सेकंड में हो रहा है, पढ़ने के लिए हम इतने आसानी से समझा रहे हैं, ये सब तो सेकंड ऑफ फ्रैक्शन में हो रहा है। तो यहां पर ये बता कि जैसे ही आया तो सबसे पहले ये CO2 निकलेगा जो डिसॉल्व वाला था, देन समझ लो ऑलमोस्ट 7 कार्बामिनो जो कार्बन क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, वो दूसरा ऑलमोस्ट निकलेगा। जैसे CO2 डिसॉल्व वाला निकलेगा तो प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, कमी, उसी के टाइम पे सेम रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। इस कमी को पूरा करने के लिए, इस कमी को जो कमा प्लाज्मा में, अब ये कंटिन्यू निकल ही रहा है ना, अब ये इस कमी को पूरा निकलने के बाद 4 को देगा, फिर ये निकल ही जाएगा, फिर 4 हो, तो अल्टीमेटली रिवर्स ऑलमोस्ट रिएक्शंस हो जाते, फिर यहां से अपना फिर चला, फिर वैसे सर्किल चला। तो इस तरह से कंप्लीटली हम लोग देखते हैं कि लगभग क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन जो बॉडी के अंदर यहाँ पर एक्सचेंज जो ट्रांसपोर्टेशन प्लस एक्सचेंज का जो मामला होता है, ये ऐसे चलता रहता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन प्लस एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो डिटेल है वो तुम्हारा, अगर मान लो किसी की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, रिटेन होता है, तो क्या प्रॉब्लम होती है? मान लो कोई पेशेंट एडमिट है तुम्हारे पास, मैं बता दे रहा हूँ क्लिनिकल पॉइंट, ICU वगैरह में जो काम करते हो, मान लो किसी का CO2 बढ़ा हुआ है, ठीक है, खूब बढ़ा हुआ है, तो हमको वाइटल मॉनिटर तो करना ही करना है, कार्डियक टॉक्सिसिटी भी कराती है, नो डाउट। सबसे बड़ी चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बढ़ेगा तो वेसोडाइलेशन कराता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कराता है? वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन मतलब जनरलाइज अगर बॉडी में होने लगा तो क्या होने लगेगा? थोड़ा दिमाग लगाओ जी, बेच बाच के आते हो तुम लोग यहाँ पे, वेरी गुड। बीपी क्या करेगा? फॉल करेगा। वेसल्स जैसे ही डाउन करेगा तो क्या होगा? बीपी फॉल करेगा, और बीपी फॉल करेगा अगर तुम नहीं मैनेज करोगे तो हाइपोवॉलेमिक होगा, पेशेंट शॉक में जाएगा, ब्रेन एंड किडनी सबको हाइपोपरफ्यूजन होगा, पेशेंट डेथ। पहला चीज। दूसरा, CO2 अगर बढ़ता है तो एक तो इधर को देखो, दूसरा क्या? अच्छा, जब CO2 बढ़ता है तो हम लोग देखते हैं सांस का जो रेट है वो बढ़ जाता है। क्यों? सांस लेना बढ़ने लगता है, CO2 बढ़ेगा, ऑक्सीजन ठीक है, मान लो हम सिंपल बोले
ऑक्सीजन पेशेंट का ठीक है, CO2 बढ़ा हुआ है, फिर सांस खूब तेज तेज क्यों ले रहा है? फिर सांस तेज तेज क्यों ले रहा है? अरे पीछे सब बढ़ाते माए हुए का, हाँ सब वैसे ही पीछे एकदम गिन चुन के शकल दिख रहा है, वैसे ही लोग बैठता है ये पीछे। So oxygen probably is that and even the but ऑक्सीजन ठीक है, मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन ठीक है, ऑक्सीजन हम चेक किया, चलो ठीक है 95 है, आर्ट्रियम इधर सब कुछ ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ, तब सांस क्यों चल रहा है? इतना पोपट हो तुम लोग जी एकदम। सांस सिर्फ ऑक्सीजन लेने के लिए करते हैं कि छोड़ने के लिए भी करते हैं? तो सांस तेज होगा तो अगर तेज ले रहे हो तो तेज निकल भी रहा होगा ना। बात समझ में आ रही है? तेज ले रहे हो तो तेज, तो जब हम सांस जो लेते हैं सिर्फ समझने के ऑक्सीजन लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए भी चलता है। ब्रीदिंग किसके लिए होता है? दोनों के लिए होता है। तो अगर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, दैट मींस यहाँ पर कंडीशन की फास्ट चीज जब होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिटेन है वो निकलेगा। अब सवाल दूसरा जाता है कि रेट बढ़ क्यों जाता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो सांस रेट जो वो बढ़ क्यों जाता है? pressure ज्यादा है। कौन प्रेशर ज्यादा है? तो प्रेशर से रेट का क्या लेना? रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पार्शियल प्रेशर मान लो तुम्हारे हिसाब से थोड़ा बढ़ जाएगा, हाँ वेनस साइड में, बट उससे रेस्पिरेशन रेट को क्या लेना? कोई मतलब नहीं है, उसके दोनों प्रेशर बढ़ जाए। वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, वो थोड़ी तेज ऐसा प्रेशर जो आर्टरी पे लगा रहा, अल्वियोलाई पे लगा रहा, ऐसा कोई वो प्रेशर से नहीं है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सिंपल। देखो जैसे CO2 बढ़ती है तो CO2 इज ए टॉक्सिसिटी, ठीक है। जब ये टॉक्सिसिटी क्या होता है कि आपके बॉडी में रेस्पिरेटरी सेंटर है, ब्रेन में क्या है? रेस्पिरेटरी सेंटर है। तो अगर एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड्स होता है, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड्स होता है तो वो आपके ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है, और रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट कराकर ये कहते हैं कि रेस्पिरेशन रेट को तुम क्या करो? रेस्पिरेटरी सेंटर के पास कंट्रोल है ना, कि रेट को बढ़ाना घटाना, पूरा कंट्रोल रेगुलेशन से वहां से होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह का स्टिमुलेटर इफेक्ट बनता है किसके लिए? रेस्पिरेटरी सेंटर। जैसे आपके बॉडी में बनेगा तो पूरे ब्लड में भरा ना, तो ब्रेन में उस पार्ट पे जैसे ब्लड, अरे इस ब्लड में तो मान लो पार्शियल प्रेशर नॉर्मली कितना हो चाहिए? 40 होना चाहिए था। वेनस भी होगा तो 45 होना चाहिए था, मिला के मान लो 48 आ गया, 49 आ गया, 50 आ रहा है। तो मतलब ये है कि बढ़ा हुआ, तो उसके वजह से वो कहा उस सेंटर को स्टिमुलेशन मिल जाए, इसको निकालना है। तो वो रेस्पिरेटरी रेट को अब निकलेगा कहाँ से? एक ही उपाय है अभी फिलहाल तो इसलिए रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा दे। इसलिए हम लोग एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे एडल्ट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकालना हो तो एक मशीन आती है वाईपैप लगा देते, तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या होता है बॉडी से बाहर निकलता है। जब पेशेंट मान लो रेस्पिरेटरी सेंटर पे लाइट लाइन टाइम तक काम करेगा ना, पेशेंट एकदम बेहोश हो रहा है, CO2 बढ़ा हुआ है, सांस सही से चलना, तेज चलने की तो दूर की बात है, तो वहां पर वो वाईपैप लगा करके CO2 को, जो भी रिटेनड CO2 होता है उसको एग्जॉस्ट कराया जाता है। CO2 निकला, कहानी खत्म, फिर पेशेंट स्टेबल हो जाता है। ठीक है, चलो ट्रांसपोर्टेशन इन ऑल ये सारी बात हो, यहाँ तक कोई डाउट कोई समस्या किसी को नहीं? चलो